नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। प्रिय दर्शकों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी 11 और 12वें वर्षावास के विषय में, जो तथागत बुद्ध राजगृह और वीरंजना में बिताते हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के 12वें वर्षावास की कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ आपने विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धम्मदीप कार्यक्रम में। जैसा कि आपको विदित है, हमारा इस कार्यक्रम में दर्शकों की रुचि हमें निरंतर बढ़ती हुई स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। इस रुचि को हम देख सकते हैं उनके विभिन्न सुझावों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से और जिज्ञासाओं के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है, हम अपने दर्शकों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराते हैं। तो वे पहले हमें मैसेज के रूप में अपनी जानकारियाँ, अपने सुझाव, अपने प्रश्न भेज रहे थे, किंतु वे अब हमें फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं। वे हमें विभिन्न तरह के सुझाव दे रहे हैं। हमने ये विचार किया है कि हम उनके सुझावों को भी आगे अवश्य समाहित करेंगे। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो पिछले एपिसोड से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे कई दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि वीरंजना में नालेरु निम्ब वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध जब 500 भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित थे, तब एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आता है। यह क्या घटना थी? कृपया इस विषय में पुनः एक संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान करें, क्योंकि इस विषय को लेकर उन्होंने कई तरह की जिज्ञासाएं हमें कल अलग अलग रूपों में भेजी हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन हो। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। दर्शकों, हमारे अनेक दर्शकों में से एक दर्शक का प्रश्न आया है। वे जानना चाहते हैं कि जब तथागत बुद्ध वीरंजना में एक वृक्ष के नीचे 500 भिक्षु के समक्ष बैठे हुए थे, तो एक ब्राह्मण जो उम्र में काफ़ी बड़ा होता है, बुज़ुर्ग होता है, वृद्ध होता है, वे उनसे मिलने आता है। तो इसके संदर्भ में जो घटना हुई थी वो क्या थी? ये घटना तथागत बुद्ध के 12वें वर्षावास के बाद कुछ घटनाओं में से एक घटना थी। जब तथागत बुद्ध वीरंजना में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनके समक्ष 500 भिक्षु भी बैठे थे। उस समय एक ब्राह्मण जो उम्र में काफ़ी बूढ़ा होता है, वृद्ध होता है, वे उनसे मिलने आता है और आने के बाद कहता है, मैंने ऐसा सुना था कि श्रमण गौतम किसी वृद्ध ब्राह्मण को या किसी बुज़ुर्ग ब्राह्मण को उठकर श्रद्धांजलि नहीं देते, उनको उठकर खड़े होकर नमन नहीं करते और उनको बैठने के लिए आसन नहीं देते। ऐसा मैंने सुना था और आज मैंने ऐसा देख लिया। आपने मुझे उठकर नमन नहीं किया, मुझे बैठने के लिए आसन नहीं दिया और मुझे श्रद्धांजलि नहीं दी। इस घटना के बाद तथागत
उस ब्राह्मण से कहते हैं, उस वृद्ध ब्राह्मण से कहते हैं, मैं इस संसार में और इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनमें किसी को मुझसे श्रेष्ठ नहीं देखता जिसके लिए मैं खड़े होकर उसको श्रद्धांजलि दूं, उसको बैठने के लिए मैं आमंत्रित करूं, आसन दूं। हालांकि मेरे पास आसन रखा रहता है, अगर कोई आए बैठना चाहे तो बैठ सकता है। फिर एक उदाहरण की तरह एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं, उस ब्राह्मण से कहते हैं कि एक मुर्गी जिसके 8, 10 या 12 अंडे हों तो वे अंडों में पल रहे चूज़े उनका सही रूप में विकास हो पाए, इसीलिए वे अंडों पर बैठी रहती है और अपने शरीर से ऊष्मा प्रदान करते रहती है उन अंडों को। ऐसा करने से उसमें पल रहे चूज़े विकसित होते हैं और एक समय आता है उनमें से चूज़े अपने पंजे या चोंच द्वारा उन अंडों के खोल को छेद कर बाहर निकल आते हैं। तो जब ऐसा होता है, उन 8, 10 या 12 अंडों में से जो सर्वप्रथम उस अंडे के बाहर आएगा, उस चूज़े को हम ऐसा कहेंगे कि ये सबसे बड़ा चूज़ा है या सबसे छोटा चूज़ा है, क्योंकि ये सर्वप्रथम निकला है उनमें से। तो जब तथागत उस ब्राह्मण से इस उदाहरण के स्वरूप में प्रश्न पूछते हैं तो वे उत्तर देता है, कहता है, ज़रूर हम उस चूज़े को बड़ा ही कहेंगे। तो तथागत कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस अंधकार भरे जगत में जो अज्ञानता से भरा है, इस अज्ञानता से भरे अंडे में इनमें सबसे पहले मैंने अपने ज्ञान के पंजों से, ज्ञान के चोंच से इस अज्ञानता की खोल को छेद किया और उस पूर्ण ज्ञान की मैंने खोज की। क्योंकि मैं सबसे पहला हूँ जो जिसने ये किया, तो इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मुझे किसी के सामने उठकर उसको श्रद्धांजलि देने की या उसे बैठने के लिए आसन कहना, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं। इस वारदात को, इस संवाद को होने बाद उस ब्राह्मण को समझ आ जाता है कि शील, सदाचार, ज्ञान से बढ़कर उम्र नहीं होती। जिस किसी व्यक्ति का शील, सदाचार छोटे उम्र में भी रहते अगर पक्का हो, अच्छा हो, तो वे कि कोई एक बड़े आदमी जिसका शील या सदाचार अच्छा ना हो, वे उससे बड़ा हो जाता है। ये बात उस ब्राह्मण को समझ आती है और वे पश्चाताप के नाते क्षमा मांगता है। तथागत उसे क्षमा करते हैं और फिर बाद में ये ब्राह्मण आजीवन अपनी अंतिम सांस तक गृहस्थ उपासक बनने की घोषणा करता है अथवा त्रिशरण लेता है और आगे ये बुद्ध को और उनके संघ को आने वाले समय में, आने वाले वर्षावास के दौरान उनका रहने का और भोजन का प्रबंध करता है। तो ये थी घटना इस 12वें वर्षावास के दौरान उस वृक्ष के नीचे बैठे 500 भिक्षुओं के समक्ष जो ब्राह्मण आता है, उस घटना की वारदात। आशा करता हूँ हमारे जिज्ञासु को उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। भला हो, मंगल हो। बंदे जी, आभार आपका। आपने इस रुचिकर प्रसंग को पुनः दोहराया। मुझे लगता है दर्शकों की रुचि और उनका ज्ञान इससे अवश्य वर्धित होगा। अब मैं आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ रही हूँ, जिसमें तथागत बुद्ध के 12वें वर्षावास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका सीमा जी। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी तथागत बुद्ध द्वारा बिताए 11वें और 12वें वर्षावास के कुछ घटनाओं के बारे में, मगर समय के दबाव के कारण कल का जो 12वां वर्षावास की और कुछ घटनाएं रह गई थी,
उसे हम आज के एपिसोड में कवर करेंगे। 12वां वर्षावास तथागत बुद्ध वेरंजना में बिताते हैं और वेरंजना के ब्राह्मणों ने तथागत के लिए, संघ के लिए वर्षावास का आयोजन किया था। तो उनमें कई घटनाओं में और एक घटना इस प्रकार है। एक समय की बात है जब सारिपुत्र ध्यान साधना में लीन थे, तो उनके मन में एक चिंतन, एक विचार आता है कि अभी तक तथागत बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध से पहले जितने भी बुद्ध हुए, तो उनमें से किन किन बुद्धों की शासन की अवधि लंबी रही होगी और किन किन बुद्धों के शासन की अवधि कम रही होगी। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, कुछ जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए ये शब्द शासन, बुद्ध शासन सुनना पहली बार हो सकता है। तो इसका अर्थ ये है, हर बुद्ध, जितने भी बुद्ध हुए अतीत में, हर बुद्ध ने जब अपनी धर्म देशना दी, लोगों के बीच तक अपनी खोज पहुंचाई, तो हर उस बुद्ध के कार्य क्षेत्र का जो समय सीमा था, उसका जो प्रभाव था समाज पे, उसकी एक सीमा रही। तो ये जो सीमा होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो, समय सीमा, उसे कहा जाता है बुद्ध शासन। तो सारिपुत्र जब ध्यान साधना में लीन थे, उनके मन में ये चिंतन आया, विचार आया कि ऐसे कौन कौन से बुद्ध हैं जिनके शासन की अवधि लंबी रही होगी, या ऐसे कौन कौन से बुद्ध हैं जिनके शासन की अवधि कम रही होगी। इस प्रकार के चिंतन समाप्त होने के बाद शाम के समय सारिपुत्र अपने ध्यान साधना से निकलते हैं और तथागत के पास जाते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। बैठ के तथागत के समक्ष अपने इस चिंतन को रखते हैं और पूछते हैं तथागत से कि मेरे मन में इस प्रकार का चिंतन हुआ था, विचार आया था, तो इसके बारे में आप क्या मुझे जानकारी दे सकते हैं। तो तथागत नाम लेके बतलाते हैं। तथागत कहते हैं, विपस्सी बुद्ध, सिखी बुद्ध और वेसाबु बुद्ध के समय उनकी जो सिखलाई गई हुई साधना थी, शिक्षा थी, उसका जो समय सीमा था, उन बुद्धों का शासन जो था कम था। और जो अन्य बुद्ध थे, जैसे कि ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कसप बुद्ध, इनकी जो सिखलाई गई हुई शिक्षाएं थी, इनकी शिक्षाओं का समय सीमा अवधि काफ़ी बड़ी थी। इनका शासन काफ़ी लंबे समय तक चला। तो सारिपुत्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं बुद्ध से, तथागत ऐसा किस कारणों की वजह से हो सकता है? ये सभी बुद्ध थे, तो किसी बुद्ध के शासन की सीमा अवधि कम कैसे हो सकती है और किसी की ज़्यादा क्यों होती है? इसके प्रति उत्तर जवाब देते हुए तथागत कहते हैं, वे जो तथागत थे, वे जो बुद्ध थे उस समय के, जिस प्रकार मान लें कि हम बुद्ध विपस्सी, बुद्ध सिक्खी, बुद्ध वेसाभु, तो जब ये बुद्ध अपने शिष्यों को जो अरहंत नहीं हुए हैं या अरहंत हो चुके हैं, उनको अपनी शिक्षाएं कम शब्दों में समझाते और डिटेल में नहीं समझाते, तो ये कारण है जिस कारण से इन तथागतों की, इन बुद्धों की शासन की अवधि कम रही। फिर और कारण बतलाते हुए कहते हैं, ये जो तथागत थे, ये जो बुद्ध थे, इन्होंने अपने शिष्यों के आचरण के लिए एक विनय की निर्माण नहीं की थी।
इन्होंने उनके प्रातिमोक्ष की निर्माण नहीं की थी। तो ये भी कारण है जिस कारण से इन तथागतों का, इन बुद्धों का सिखलाया गया शिक्षा, उनका शासन लंबे समय तक नहीं चला। और फिर इसको उदाहरण देते हुए तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मान लें जैसे कि एक मेज़ है, एक टेबल है, उस पर फूलों का एक बंडल रखा हुआ है, मगर उस बंडल को किसी ने धागे से नहीं बांधा है। अगर धागे से नहीं बांधा है तो वे खुले हैं। हो सकता है हवा आने के कारण उनमें से कुछ फूल बिखर जाएं, हो सकता है कुछ फूल उड़ जाएं, और एक समय आएगा वे सारे फूल, क्योंकि वे एक दूसरे से बंधे नहीं हैं धागे के द्वारा, तो वे वहाँ से लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जब इन तथागतों द्वारा, बुद्धों द्वारा, अतीत के तथागतों और बुद्धों द्वारा उनकी देशना सिखलाई गई, तो उन्होंने जब उस देशना को लोगों के बीच में काफ़ी डिटेल में नहीं दिया और विनय के द्वारा आचरण का यानी तो विनय का निर्माण नहीं किया, तो उनके बाद, उन तथागत बुद्धों के बाद, उनके निर्वाण के, उनके महापरिनिर्वाण के बाद जो भी गृहस्थ लोग भिक्षु बनते, वे ज़्यादा समय तक उनके शासन को संभाल नहीं पाए। इसी कारण से उनके द्वारा सिखलाई गई शिक्षाएं ज़्यादा समय तक जनमानस के बीच में कल्याण नहीं कर पाई। ये उत्तर सुन के थेर सारिपुत्र बहुत खुश होते हैं और फिर आगे पूछते हैं तथागत से कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो बाकी के बुद्ध, जिस प्रकार हम माने बुद्ध का कुसंध, बुद्ध कोणागमन, बुद्ध का सप, तो अगर इन लोगों ने ऐसी किस प्रकार की चीज़ों को अपनाया जिस कारण से उनकी शिक्षाएं, उनका शासन काफ़ी लंबे समय तक चला। अब बुद्ध प्रति उत्तर देते कहते हैं, ये जो बुद्ध थे, इन बुद्धों ने जब भी अपनी देशना दी तो उसे काफ़ी डिटेल में समझाया। जो भी प्रवचन देते, जो भी सूत्र बतलाते, वो काफ़ी डिटेल में क्लैरिफिकेशन दिया उसका। तो जब ऐसा किया तो ये कारण बना उनके शासन की अवधि बढ़ने का। फिर और एक कारण बतलाते हुए कहते हैं, इन बुद्धों ने विनय का, प्रातिमोक्ष का निर्माण किया, जिसके कारण उनके शासन की अवधि बढ़ गई। और उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार से एक मेज़ पर या तो कहीं टेबल पर फूल हैं, कहीं सारे फूल हैं, और उनका बंडल बना के उनको एक धागे से बांध दिया जाए, तो वे कहीं भी नहीं लुप्त होते, वे गायब नहीं होते, उनको हवा आके उड़ा नहीं सकता। तो वैसे ही वे कहते हैं कि इन तथागतों ने, इन बुद्धों ने जब भी अपनी देशना दी, जब भी लोगों को सूत्र सुनाया, तो वे डिटेल में सुनाया और साथ ही विनय का, प्रातिमोक्ष का, पातिमोक्ष का निर्माण किया। तो उनके जीवन काल में ही, इन बुद्धों के जीवन काल में ही, जब इन्होंने अरहंत भिक्षुओं को शिक्षाएं दी और उसके बाद उनके महापरिनिर्वाण के बाद और कोई गृहस्थ भिक्षु बने, तो वे वही रीत को पालन करते रहे और उसी को ही आगे बढ़ाते रहे। इसी कारण इन बुद्धों की शासन की अवधि बढ़ गई। तो ये उत्तर सुन के सारिपुत्र बहुत खुश होते हैं और तथागत बुद्ध से निवेदन करते हैं, तथागत, समय आ गया है, आप विनय की, प्रातिमोक्ष की आधारशिला रख दें, इसकी नींव रख दें, यहाँ से शुरू हो जाए आज से। तो तथागत कहते हैं सारिपुत्र से, थोड़ा सब्र करो। तथागत को पता है
कि कब शुरू करना होता है। अभी समय नहीं आया है, इसीलिए इसे अभी नहीं शुरू किया जा सकता। एक समय आएगा जब भिक्षु संघ बड़ा होगा और जब ये फैलेगा, इसका विकास होगा, तो इसमें त्रुटियां आना शुरू होंगी। जब त्रुटियां आना शुरू होंगी तब वे सही समय रहेगा विनय के प्रातिमोक्ष के निर्माण का। अभी समय नहीं आया है। ये वारदात के बाद तथागत वहाँ पे मौजूद आनंद को देखते हुए कहते हैं, आनंद, अब समय हो चला है, क्योंकि वर्षावास समाप्त हो गया है। तो ये तथागतों की बुद्धों की रीत है कि उनको जो कोई गृहस्थ उपासक या किसी गांव के तरफ से जब वर्षावास करने का आमंत्रण आता है और वर्षावास समाप्त होने के बाद बुद्ध जब भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो उससे पहले इन लोगों से मिलकर निकलते हैं। चलो अभी हम चलते हैं इन वीरंजना के ब्राह्मणों से मिलने। तो आनंद जी कर तथागत के साथ निकल जाते हैं और जिन ब्राह्मणों ने तथागत को और संघ को 4 महीने के वर्षावास के लिए आमंत्रित किया था, उनके यहाँ जाकर तथागत उनसे कहते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया वर्षावास के लिए, अब वर्षावास का समय हो गया है, हमें अब यहाँ से निकलना है, भ्रमण करना है। तो वे ब्राह्मण तथागत को आदरपूर्वक नमन करके कहते हैं, कल सवेरे का भोजन आप हमारे यहाँ कर लें, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं स्वेच्छा से। तो तथागत अपने भिक्षु संघ के साथ अगले दिन उन ब्राह्मणों के यहाँ पहुँच जाते हैं भोजन के लिए। भोजन के बाद वे सभी ब्राह्मण तथागत को और उनके भिक्षु संघ को चीवर दान देकर आदरपूर्वक नमन कर विदा करते हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में भी हमने सिर्फ 12वें वर्षावास की घटना की ही चर्चा की। कल के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 13वें वर्षावास के बारे में, जो तथागत बुद्ध चालिक में बिताते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी हम चर्चा कल करेंगे। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तथागत बुद्ध के 12वें वर्षावास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के समक्ष रखी। आपका आभार। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखियो सुखियो सुखियो। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके मन में कोई प्रश्न हो, किसी तरह की जिज्ञासाएं हों या कोई सुझाव हो, तो आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, बल्कि हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो